हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी चैप्टर के सारे 1 मार्क्स क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एमसीक्यूज़ हों या फिर फिल इन द ब्लैंक की तरह। चैप्टर ये बहुत छोटा है तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें। जल्दी से देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए में पहला एमसीक्यू हमारा कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2005। तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था 2005 में जनता को यानी पीपल्स को एम्पावर करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस लिए था? जनता को एम्पावर करने के लिए था, और ये डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो हिंड्रेंस था उसको ओवरकम करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाउंडेशनल चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने आपको बताया था फाउंडेशनल चैलेंज का मतलब होता है जब किसी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम को हटाकर किसी देश में डेमोक्रेसी आती है या लाई जाती है। तो यहाँ पर एम्पावरिंग वुमेन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी का पार्ट है। कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट, ये हो सकता है। ठीक है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। थर्ड देखते हैं, इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू लोकल गवर्नमेंट, ये फिर से एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी में आता है। एम्पावरिंग माइनॉरिटी ग्रुप्स, ये हमारा जो है ये थर्ड पार्ट में आता है। डेमोक्रेसी के जो चैलेंज हमने पढ़े थे ये हमारा एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी में आता है, और साथ ही साथ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को भी कवर करता है अगर राइट्स दिए जाएंगे इसमें। तो हमारा सबसे सुटेबल ऑप्शन जो यहाँ पर बनता है वो बनता है हमारा ऑप्शन बी, कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ डीपनिंग डेमोक्रेसी। डीपनिंग डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो डेमोक्रेसी आ चुकी है देश में उसको और ज़्यादा लोगों में विश्वास मजबूत करना। तो यहाँ से हम पहला ऑप्शन देखते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये हमारा जो है फाउंडेशनल चैलेंज में आएगा, क्योंकि इंस्टॉल हो रही है डेमोक्रेटिक रिजीम, अभी आई ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है, कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये भी हमारा फाउंडेशनल चैलेंज में ही आएगा। सी पार्ट है हमारा स्ट्रेटनिंग ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो कार्य हैं, डेमोक्रेसी में जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करना, ये डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में आएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नमेंट कैसे बननी चाहिए और उस तरह से लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनती है, ट्रांसपेरेंट वर्क करती है, तो ये क्या करता है, लोगों के विश्वास को डेमोक्रेसी में और बढ़ाता है। तो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन सी। एक बार ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है, इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल पार्टी। तो ये हमारा एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी में आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच लीगल एक्ट इज द बेस्ट टू एम्पावर पीपल टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। कौन सा कानून ऐसा बनाया गया था जिसने लोगों को ताकतवर बनाया था कि वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ला सकें? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था गिवन ऑप्शंस में से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू मूव फ्रीली, ये तीनों ही हमारे कैसे आते हैं, फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। जो एक्ट हमारा लाया गया था वो राइट टू इंफॉर्मेशन था, जो हमारा कब लाया गया था? 2005 में। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, एवरी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी फेसेस, हर जो डेमोक्रेसी डेवलप हो चुकी है, एस्टेब्लिश हो चुकी है, उसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कौन सी हैं वो प्रॉब्लम्स? चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एक्सपेंशन का मतलब ही होता है देश के अंदर जितनी भी तरह के लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, रिलीजन के हों या कम्युनिटी के हों, उन सभी का सहयोग प्राप्त करना देश को चलाने वाली सरकार बनाने में। ये समस्या हर देश में रहती है, चाहे हम अमेरिका में देखें वहाँ पे भी ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में चलता रहता है रेसिज्म। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म और रिलीजन के बेसिस पर डिफरेंसेस चलते रहते हैं। और भी देश हैं जहाँ पर ऐसा होता रहता है, चाहे वो श्रीलंका हो या फिर हम लोग इस टाइम पर जो देख रहे हैं इजराइल के पास, तुर्की में, ये सब समस्याएं चलती रहती हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सही होगा बेटा। ठीक है, डिक्टेटरशिप नहीं होती है जब कभी भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाएगी। फाउंडेशनल चैलेंज भी नहीं रह जाएगा जब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाएगी। चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ये भी रहता है,
लेकिन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी बाद में आता है। पहले तो यही आता है कि जितने भी लोग देश में हैं उन सभी का इंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लुकिंग एट द एक्सपेंडेड डेफिनेशन Which one of the following statement is not correct about democracy? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है, द रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजन। ये बिल्कुल सही है, मेजॉरिटी टेक्स डिसीजन। सेकंड ऑप्शन, मस्ट ऑफर अ फेयर चॉइस टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। ये भी बिल्कुल सही है, जो रूलर्स हैं उन्हें बदलने की पावर लोगों के पास होनी चाहिए। सी पॉइंट कह रहा है, द चॉइस शुड बी अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस। जो चॉइस है वो सभी लोगों के पास इक्वल बेसिस, यानी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी लोगों के पास वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो सी पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इसके बाद लास्ट हमारा बेटा कह रहा है, टू एक्सरसाइज दिस चॉइस, कि लोग चूज कर सके कौन रूल करेगा, इस चॉइस को इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट मस्ट नॉट बी लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार को रोकने के लिए बेसिक रूल्स नॉट भी लगा है बेटा, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉट बी लिमिटेड लगा है। सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बेसिक रूल्स के द्वारा, एंड सिटीजन्स राइट, यानी सरकार के पास संविधान में कोई ऐसा नियम ना हो जो सरकार को रोक सके जनता को सरकार बदलने से। तो ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन ही यहाँ से बिल्कुल गलत होगा। एक बार फिर से हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, समझिएगा। सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब होगा? सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब होगा टू एक्सरसाइज दिस चॉइस। दिस चॉइस का मतलब है जनता रूलिंग गवर्नमेंट को बदल सकती है, ये पावर जनता के पास है, और इस शक्ति का इस्तेमाल करने से सरकार जनता को नहीं रोक सकती है। क्यों? क्योंकि संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स जनता को दिए गए हैं, हम लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। लेकिन इस पॉइंट में क्या कह रहा है? गवर्नमेंट मस्ट नॉट बी लिमिटेड, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए संविधान के नियमों के द्वारा। तो ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन नेपाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अबाउट टू बी इलेक्टेड। अब बेटा यहाँ पे एक बस छोटा सा एक सिचुएशन क्रिएट की गई है। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अबाउट टू बी इलेक्टेड, नेपाल में संविधान बनाने वाली सभा बस चुनी जाने वाली है। संविधान सभा कब चुनी जाती है? जब देश फ्री होता है और देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो देश के लिए संविधान सभा चुनी जानी है। अनरेस्ट इन तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र बेटा कहते हैं जो नदियों का ढलान होता है, ठीक है। अनरेस्ट इन तराई एरियाज, अनरेस्ट का मतलब होता है जब घमासान चल रहा हो, लोग विराम की अवस्था में ना हो, युद्ध की स्थिति हो, ठीक है, लड़ाई झगड़े का माहौल हो। माओइस्ट माओवादियों को कहते हैं जो थोड़ा सा वायलेंट रहते हैं। हैव नॉट सरेंडर्ड आर्म, और माओइस्ट या माओवादी लोग हैं, इन्होंने अपने हथियार, आर्म्स का मतलब यहाँ पर क्या है? हथियार, हथियारों को सरेंडर नहीं किया है। तो यानी कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो माओइस्ट हैं वो डेमोक्रेसी नहीं आने देना चाह रहे हैं, तभी तो हथियारों का समर्थन उन्होंने नहीं दिया है। यानी कि यहाँ पर अभी डेमोक्रेसी आई नहीं है, डेमोक्रेसी आने वाली है, लेकिन लोग इसका, माओइस्ट जो माओवादी लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? ये बेटा हो जाएगा आपका फाउंडेशन चैलेंज, ठीक है। फाउंडेशन का मतलब ही है यहाँ पर डेमोक्रेसी फाउंड ही नहीं हो पा रही है। अभी जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है, जो नॉन डेमोक्रेटिक लोग हैं, गवर्नमेंट है, वो अभी हटना ही नहीं चाह रही है, वो अपोज कर रही है डेमोक्रेसी आने का, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या सही होगा? यहाँ से आपका फाउंडेशन चैलेंज सही होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन बेल्जियम 1 राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज टेक्स प्लेस। बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, संवैधानिक जो बदलाव है उसका एक राउंड हो चुका है। टेक्स प्लेस का मतलब हो चुका है। बट द डच स्पीकर्स नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पे सेटिस लिखा हुआ है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, सेटिस्फाइड होगा। लेकिन जो डच स्पीकर है वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, वो चाहता है कि उसे और स्वतंत्रता
दी जाए, वांट मोर ऑटोनोमी, वो चाहता है कि उसे और स्वतंत्रता दी जाए। यानी कि यहाँ पे अधिकारों की मांग की जा रही है। यहाँ पर डच जो स्पीकर है उसे लग रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो ये डेमोक्रेसी के लिए कैसा चैलेंज है? ये डेमोक्रेसी के लिए एक्सपेंशन चैलेंज है बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें डच स्पीकर को भी देश को चलाने वाली सरकार में योगदान देने के लिए तैयार करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन सही होगा चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। जब देश के सभी लोगों, सभी वर्गों का योगदान हमें प्राप्त हो देश को चलाने वाली सरकार बनाने में, तभी हम कहेंगे कि चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन हमने ओवरकम कर लिया है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है डेमोक्रेसी डज नॉट स्टैंड फॉर। डेमोक्रेसी किसके लिए नहीं सही है? तो डेमोक्रेटिक राइट, ये तो बिल्कुल सही है। इलेक्शंस भी होते हैं डेमोक्रेसी में। एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, जो विभिन्नताएं हैं, विभिन्न समूह, विभिन्न जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, इनका एकोमोडेशन का मतलब होता है संचय करना, इन सबको मिला के एक रखना, एकजुट रखना। जो अलग अलग विचारधारा, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग धर्म, कास्ट, रिलीजन, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, इन सबको। तो एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी तो बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी में होता ही है। जो चीज नहीं होती है बेटा डेमोक्रेसी में, वो है हमारी वायलेंस। डेमोक्रेसी में वायलेंस के लिए कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि जितनी भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो हम लोग डायलॉग्स या डिबेट्स के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन आपका सी सही होगा। वायलेंस डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट्स द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी हमें दिखती है? डेमोक्रेसी सफल हुई है ऐसा हमें दिख रहा है कहाँ पर? तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है यूएस एज द ओनली सुपर पावर डिसरिगार्ड्स द यूनाइटेड नेशन एंड टेक्स यूनिलैटरल एक्शन। अगर यूनाइटेड नेशन का मतलब बेटा क्या है? जो सारे देश हैं मिलके, ठीक है, उन्हीं का तो संगठन है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो हमारा 1945 में बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें सारे देश शामिल हैं। तो अगर केवल यूएस जो है वो फैसले लेने लगेगा यूनाइटेड नेशन के नियमों को छोड़कर, तो ये कहीं से डेमोक्रेटिक रह जाएगा? ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं रह जाएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है जनरल पंचायत गवर्नमेंट डिफीटेड बट आर्मी इज स्टिल कंट्रोल ऑफ, सॉरी पंचायत नहीं है यहाँ पर, पिनोशे है। जो जनरल पिनोशे हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर में। जनरल पिनोशे गवर्नमेंट डिफीटेड, जनरल पिनोशे की जो गवर्नमेंट थी वो हारती है, बट आर्मी इज स्टिल अंडर कंट्रोल ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशंस। लेकिन जो आर्मी है वो अभी भी कई संस्थाओं को नियंत्रण में रखे हुए है। तो अगर आर्मी का कंट्रोल रहेगा बेटा तो ये कहीं से भी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। आर्मी को या मिलिट्री को डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट से बिल्कुल भी अलग रखा जाना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सरकार पर किसी भी तरह से सेना का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है द किंग ऑफ नेपाल बीरेंद्र एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो नेपाल के राजा थे बीरेंद्र, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्वीकार कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है बेटा जो राजा है वो संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेगा, लेकिन हायरार्की यहाँ पर फिर से लागू रहेगी, और प्लस जो हेरिडेटरी रूलर है वो हमारा आएगा। डी पॉइंट हमारा कह रहा है, जो लास्ट ऑप्शन है हमारा वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। तो ये ऑप्शन बेटा सबसे सही है। बेल्जियम में हमने क्या देखा था? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल क्या थे? इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिससे देश में पीस एंड हार्मोनी कायम हो गई थी, और सभी जो लीडर है, जो देश को चलाने वाली सरकार थी, उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो सभी जनता द्वारा चुने जा रहे थे। यानी कोई भी हेरिडेटरी नहीं था इसमें कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। ठीक है, तो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन डी, बेल्जियम मॉडल में। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है लीगल मेजर्स कैन सम टाइम प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। सॉरी, हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस बाद में देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि लोकतंत्र में जो रिफॉर्म सुधार हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग, इसके रिगार्डिंग क्या सही नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है लीगल मेजर्स कैन समटाइम्स
प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। जो लीगल मेजर्स हैं वो कभी कभी हेल्पफुल हो सकते हैं काउंटर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है बेटा जो बेनिफिशियल हो, काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब नुकसानदायक। ठीक है, तो लीगल मेजर्स जो है वो कभी भी नुकसानदायक नहीं होने चाहिए, यानी कानून ऐसे होने चाहिए जो हमेशा फायदे के ही डिसीजन दें। ठीक है, तो कैन समटाइम या ऑलवेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, काउंटर प्रोडक्टिव तो कभी नहीं होना चाहिए, ना ऑलवेज ना समटाइम। सेकंड पॉइंट कह रहा है द मीडिया शुड प्ले एन एक्टिव रोल। जो मीडिया है उसे एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। बी ऑप्शन बेटा कह रहा है द मीडिया शुड प्ले एन एक्टिव रोल। तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को एक्टिव रोल, जब मीडिया सही सही खबरें दिखाएगा तभी तो जनता सही फैसले ले पाएगी नेताओं के और देश को चलाने वाली जो सरकार है उसकी नीतियों के बारे में। सी पॉइंट कह रहा है हमारा लीगल मेजर्स ऑलवेज हेल्प इन रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स। तो हमने अभी आपको बताया बेटा लीगल मेजर्स होते हैं वो हमेशा बेनिफिशियल नहीं होते हैं, हमेशा मदद नहीं करते हैं राजनीति को सुधारने में। कभी कभी नियम ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटिक्स में सुधार नहीं करते हैं। ठीक है, लूप होल्स होते हैं उनमें और नेता लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं। तो यहाँ से यही ऑप्शन हमारा नॉट ट्रू होगा। इसके बाद डी ऑप्शन हमारा कह रहा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन कैन हेल्प। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये यहाँ से गलत नहीं होगा। यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा 11 का सी। इसके बाद देखते हैं बेटा अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द टेम्पटिंग वे ऑफ रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स। राजनीति को सुधारने के लिए कौन आकर्षक तरीका हो सकता है। टेम्पटिंग का मतलब प्रभावी या आकर्षक। ठीक है, कौन बेहतर तरीका हो सकता है राजनीति को सुधारने के लिए। पहला है लीगल वेज, दूसरा है इलीगल वेज, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है कोई भी नहीं। तो कानूनी तरीका ही बेटा सबसे सही होगा। डेमोक्रेसी में किसी भी तरह से हम इलीगल वेज को नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर लोगों का जो पर वो कायम नहीं रह पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा लोगों का बना रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लीगल वेज का ही इस्तेमाल करेंगे पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा बेटा आपका। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब इज नॉट अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमने आपको बताया था बेटा प्रीवियस वीडियो में कि लगभग 200 देश हैं जिनमें से 150 के आसपास कैसे हैं डेमोक्रेटिक हो चुके हैं और लगभग 50 के आसपास देश हमारे डेमोक्रेटिक अभी नहीं हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/4 पार्ट जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक है अभी। 200 में से 50 कितना होगा 50/200 विच इज 1/4। तो लगभग 1/4 जो पृथ्वी पर देश हैं वो कैसे हैं नॉन डेमोक्रेटिक हैं अभी। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज फेसिंग द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सा देश निम्न में से है जो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन को फेस कर रहा है। तो अगर हम बात करें बेटा हमने अभी आपको एग्जांपल बताया था लगभग सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसी हैं जो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन को फेस कर रही हैं। यूएसए की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में डिस्प्यूट चला करता है। इंडिया में तो कम्युनिटी और रिलीजन के बेस पर चला ही करता है। श्रीलंका में सिंगलाज और तमिल्स के बीच में चला करता है। तो यहाँ जितने ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से तो सारे ही सही होंगे आपके, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही होगा। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पर चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन तो अवेलेबल या हम कहें कि अभी प्रेजेंट है, ये कभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अ चैलेंज। चैलेंज के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो बेटा आपको चैलेंज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हमने आपको बताया था चैलेंज कैसा होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, यानी जिसे पूरा किया जा सके और ऐसा होना चाहिए जिसको पूरा करने के बाद आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो यहीं से हम देखते हैं पहला पॉइंट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी इज कॉल्ड अ चैलेंज।
ये बिल्कुल गलत है बेटा। किसी भी तरह की समस्या या डिफ़िकल्टी को हम चैलेंज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर तरह की हर प्रॉब्लम या हर डिफ़िकल्टी जो है वो हमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। बाकी भी देख लेते हैं बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अ चैलेंज इज अ डिफिकल्टी, यहाँ पे डिफिकल्टी लिखा है वहाँ पर डिफिकल्टी होगा बेटा, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। अ चैलेंज इज अ डिफिकल्टी विच इज सिग्निफिकेंट एंड कैन बी ओवरकम, ये बिल्कुल सही है। डिफिकल्टी जो है वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जिसको सॉल्व किया जाना जरूरी हो, एंड कैन बी ओवरकम, और उसे सॉल्व किया जा सकना पॉसिबल भी हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी कह रहा है अ चैलेंज इज अ डिफिकल्टी दैट कैरीज विद इन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोग्रेस, बिल्कुल सही है। चैलेंज ऐसा होना चाहिए जिसको सॉल्व करने के बाद आपका कुछ प्रोग्रेस हो, फिजिकल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस या सोशल या मेंटल प्रोग्रेस हो, ठीक है, तभी उसे हम चैलेंज कहेंगे। और लास्ट पॉइंट कह रहा है वंस वी ओवरकम अ चैलेंज वी गो अप टू अ हायर लेवल देन बिफोर, एक बार किसी चैलेंज को हम क्रॉस कर लें तो हम पहले से बेहतर बन जाने चाहिए, यानी पहले जिस लेवल पर थे, हमारा मेंटल लेवल फिजिकल लेवल पहले जिस स्तर पर था उससे ज़्यादा हो जाए, यानी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, हमारी बुद्धि हमारी स्किल्स और बेटर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 15 का ए ऑप्शन सिर्फ गलत है, बाकी सब सही है, तो हमें ए ही यहाँ पर बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेंशन रिफॉर्म्स दैट इंडियन डेमोक्रेसी नीड्स, भारत में किन सुधारों की जरूरत है। पॉलिटिकल ही पूछे जा रहे हैं, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पहला देखते हैं न्यू लॉज टू बैन अनडिजायरेबल थिंग्स। जो अनडिजायरेबल थिंग्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए नियमों की ज़रूरत है। नए नियम से मेरा मतलब है यहाँ पर नए नियम वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, प्लस जो कानून पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑर्डिनरी सिटीजन, ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, और ये कैसे हो सकता है, बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स। इस पॉइंट का सीधा सा मतलब ये है कि जब तक आम नागरिक एक दागी नेता को या एक ऐसे इंसान को चुनाव जिताता रहेगा जिस पर पहले से ही कई मुकदमे चल रहे हो, जिसकी छवि साफ ना हो, तब तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बेहतर नहीं बनेगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तभी इम्प्रूव हो पाएगा जब एक अच्छे इंसान को जिताकर संसद में काम करने के लिए भेजेगा। तो ये किसके द्वारा पॉसिबल है, ये ऑर्डिनरी सिटीजन्स के द्वारा ही पॉसिबल है। अभी बिहार के चुनाव आ रहे हैं, अभी आप देखिएगा कितना ऑर्डिनरी सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वहाँ 500 रुपये में अभी जो है वोट जो है खरीदे और बेचे जाने की कोशिश की जाएगी। सी पॉइंट है रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन दैट विल रिड्यूस करप्शन इन द पॉलिटिकल सर्कल्स, रिफॉर्म्स किए जाएं एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि जो प्रशासन है हमारा, जितने भी अधिकारी हैं इन सब में सुधार किया जाए, दैट विल रिड्यूस करप्शन, जिससे कि जो भ्रष्टाचार है वो कम हो सके, क्योंकि भ्रष्टाचार तो मोस्टली जो ऑफिसर वगैरह होते हैं उनमें ही देखने को मिलता है। तो पहले हमें ऑफिसर्स को सुधारना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना होगा इन द पॉलिटिकल सर्कल, और तभी हम पॉलिटिकल सर्कल को भी सुधार पाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ए बी सी तीनों ही पॉइंट हमारे क्या हैं, सही हैं, और इन तीनों की ही ज़रूरत इंडिया में है। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी इज फॉल्स, डेमोक्रेसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बहुत सिंपल है ये, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपको पता ही है। पहला पॉइंट देखते हैं पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है ये। डेमोक्रेसी इज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा बेटा, मतभेद, इन अ बेटर वे देन अदर्स, बिल्कुल सही है, बातचीत के माध्यम से मतभेद सुलझाए जाते हैं। सी पॉइंट कह रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, बिल्कुल सही बात है। जब मेजॉरिटी में लोग चुनकर किसी को सरकार में भेजते हैं, देश चलाने के लिए चुनते हैं, तो लोगों का विश्वास भी उस पर ज़्यादा रहता है, उसके लिए गए फैसलों पर भी लोगों का विश्वास ज़्यादा रहता है। डी पॉइंट कह रहा है डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, डेमोक्रेसीज जो है वो दूसरों से ज़्यादा समृद्ध होती हैं। तो ये पॉइंट कुछ सही नहीं है बेटा, क्योंकि हम एग्जाम्पल लेते हैं। फिर क्यों सही नहीं है, इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि चाइना जो है वो इंडिया से बाद में फ्री हुआ था, लेकिन कम्युनिस्ट नेशन है, ठीक है। चाइना कैसा है, कम्युनिस्ट नेशन है, कम्युनिस्ट देश है,
और भारत डेमोक्रेटिक है, ठीक है। लेकिन दोनों में कौन ज़्यादा डेवलप है अगर हम देखेंगे तो चाइना हमारा ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। ज़्यादा पॉपुलेशन के बावजूद पर कैपिटा इनकम वहाँ की ज़्यादा है, और वहाँ पे हम देखेंगे तो स्किल लेबर भी हमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। फिर से हम एग्जांपल लेते हैं तो वो देश जो डिक्टेटरशिप में हैं या कम्युनिस्ट हैं वो डेमोक्रेसीज की अपेक्षा ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा वेल डेवलप्ड भी हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से कुछ सही नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, क्योंकि डेमोक्रेसीज जो है वो कहीं से भी डिक्टेटरशिप या मोनार्की से ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसीज में जो इकोनॉमिक और सोशियो कंडीशंस हैं वो बेटर नहीं है कंपैरिजन टू जो नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनसे, ठीक है। लेकिन सब जगह सही भी नहीं है, ठीक है बेटा, मेजॉरिटी में लेकिन सही है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी जो है वो गलत है और वो हमें बताना था, तो यहाँ से आप डी ऑप्शन सही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वुमेन आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन पब्लिक एक्टिविटीज़। तो बेटा हम लोगों ने जब क्लास 9 में पढ़ा था तो ये सऊदी अरेबिया था, ठीक है। सऊदी अरेबिया में वुमेन को ड्राइविंग की परमिशन नहीं थी, वोटिंग की परमिशन नहीं थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। इंडिया, साउथ अफ्रीका और चिली में तो है ही, ठीक है, तभी तो मिशेल बैचलेट वहाँ पे बनी थी पॉलिटिकल लीडर। तो यहाँ से आपका सऊदी अरेबिया सही हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग हाउ पॉलिटिक्स कैन बी रिफॉर्म। पॉलिटिक्स को सुधारा जा सकता है, इस बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन बताना है हमें। पहला पॉइंट कह रहा है, ओनली लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन रिफॉर्म पॉलिटिक्स। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हैं वही पॉलिटिक्स को सुधार सकते हैं, तो ये तो सही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि केवल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हम करेंगे अगर, तो चेंजेस करने वाले तो लीडर ही हैं, पॉलिटिशियंस ही हैं। वो ऐसे नियम हार्डली बनाते हैं जो उनकी पावर को कर्व करें, ठीक है। कभी कभी जनता को भी प्रोटेस्ट और आंदोलन करना पड़ता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन थोड़ा सा बेटा गलत हो जा रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। लोकतंत्र में जो काम है हमारे सरकार को चुनने के, सरकार को सही तरीके से काम करने के, इसको और ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। नीड टू स्ट्रेंथन, और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहिए डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को। जो डेमोक्रेसी में नियम दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल और ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है बेटा, ये तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है, सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन, नागरिकों की संस्थाएं एंड मीडिया शुड प्ले एन एक्टिव रोल। तो ये भी सही होना चाहिए, अभी हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। लास्ट पॉइंट कह रहा है, द सिटीजन शुड बी एम्पावर्ड थ्रू राइट्स लाइक द राइट टू इन्फॉर्मेशन। नागरिकों को अधिकार देने चाहिए जिससे कि वो ताकतवर बने, और कैसे अधिकार, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लॉ शुड बी मेड विच कैन एम्पावर सिटीजन्स, ये हमने आपको बताया था, ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जब पढ़ाए थे कल। तो यहाँ से भी ऑप्शन हमारा ए जो है वो गलत हो रहा है, तो ऑप्शन ए ही हमको बताना था, ठीक है। ऑप्शन ए हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ लॉ दैट सीक्स टू एम्पावर पीपल टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, ठीक है। लोगों को एम्पावर करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया था, हमने आपको बताया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया था, और कब बनाया गया था, 2005 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा बेटा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स था, डेमोक्रेसी इज अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी का मतलब है समकालीन, यानी आधुनिक समय में। अगर हम आज के समय में देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो पूरी दुनिया के अधिकतर देशों में देखने को मिलती है, मेजॉरिटी में देखने को मिलती है। यानी 200 में से लगभग 150 देश कैसे हैं, डेमोक्रेटिक हैं। तो इसे हम डोमिनेंट कहेंगे, ठीक है। डोमिनेट करना, वर्चस्व स्थापित करना, या दूसरे से ज़्यादा प्रभावशाली होना। बी पॉइंट कह रहा है, एटलीस्ट ऑफ द ग्लोब इज नॉट अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। पूरी दुनिया का कितना हिस्सा अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक है, तो वो हमने अभी आपको बताया था 1/4, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज फेस द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। बेटा ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ठीक है, अगर आप बुक रीडिंग करोगे तो आपको डिट्टो लाइनें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, रिक्वायर्स एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग डाउन द कंट्रोल ऑफ रिच इन मेकिंग गवर्नमेंटल डिसीजन। ठीक, केवल अमीर लोग सरकारी फैसले ना लें, सरकार को जो नीतियां हैं वो सिर्फ अमीरों के द्वारा कंट्रोल ना की जाए, इस स्थिति को कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के द्वारा, क्योंकि जब अमीर या जब मनी पावर जो है, जब जो पैसे का इस्तेमाल है हमारा वो नहीं दिखेगा। अब देखो बेटा, हमने आपको जब कल एग्जांपल कराए थे पिछले वीडियो में, तो हमने आपको बताया था जब लोग पैसे का इस्तेमाल करके या मसल पावर का इस्तेमाल करके रिगिंग करते हैं और इलेक्शंस को अल्टर करते हैं, इलेक्शंस रिजल्ट्स को अल्टर करते हैं, इलेक्शंस को ख़राब करते हैं, तो यहाँ से लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी में हटने लगता है। ठीक है, तो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोग जो है वो इलेक्शंस को अल्टर ना कर पाएँ, इलेक्शंस रिजल्ट को अल्टर ना कर पाएँ। और ये तभी हो पाएगा, इसका वाइस वर्सा भी उतना ही ट्रू है बेटा, इसका उल्टा भी उतना ही सही होगा। यानी कि जब जो अमीर लोग हैं वो गवर्नमेंट के फैसले को अल्टर नहीं कर पाएंगे, सरकार जो है वो बिना अमीर और गरीब के भेदभाव के नीतियाँ बनाएगी, तभी लोगों का विश्वास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में और डेमोक्रेसी में बढ़ेगा। यानी डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी तभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मोस्ट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूएस फेस एक्सपेंशन चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये ऑप्शन भी ये रिपीट हुआ है, बस आपको याद रखना है। सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बाय देमसेल्व्स कैन नॉट ओवरकम चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो अभी हमने ये फिर से ये हमारा एमसीक्यू से क्वेश्चन उठाया गया है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस बाय देमसेल्व्स, सिर्फ कानून बना देने से जो है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी में समस्याएं हैं वो सुधार नहीं होगा, क्योंकि कुछ जो फैसले हैं वो आम जनता को भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को सुधारना। हमने अभी आपको बताया, जब तक आम जनता अच्छे प्रतिनिधि को चुनकर संसद में नहीं भेजेगी, तब तक सिर्फ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कर देने से राजनीति या डेमोक्रेसी अच्छी नहीं बन जाएगी। जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेटा, लॉज टू बैन समथिंग आर नॉट सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स। अब हमने आपको बताया था, किसी कानून को या किसी चीज को बैन करने के लिए कानून बनाने से अच्छा है कि अच्छा काम करने के लिए कानून बनाया जाए, अच्छा काम करे जो उसको कुछ इंसेंटिव दिया जाए, तो वो कानून ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो वही चीज़ आपसे यहाँ पूछ रहा है, लॉज टू बैन समथिंग आर नॉट एज सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स एज गिविंग इंसेंटिव फॉर समथिंग गुड इज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, विच इज अ लॉ, व्हाट इज अ लॉ दैट एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। वॉच डॉग का मतलब होता है निगरानी रखना। ठीक है, लोकतंत्र पर निगरानी रखने के लिए कौन सा कानून सहायक है? तो हमने आपको बताया था 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था, जिसका काम था कि आम जनता सरकार से, सरकारी अधिकारियों से उसकी नीतियों और किए गए कामों के बारे में सीधे सूचना प्राप्त कर सकती है। ठीक है, आम जनता तो ये क्या करती थी, सरकारी कर्मचारियों को थोड़ा सा सजग रखती थी कि अगर हम गलत काम करेंगे तो जनता हमसे सवाल पूछ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ऐसा कानून था जो लोकतंत्र पर निगरानी रखने में मदद करता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ऑल सजेशंस और प्रपोजल्स अबाउट ओवरकमिंग चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी आर कॉल्ड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। जितने भी सजेशंस हमने आपको दिए हैं वो सेकंड हेडिंग हमने आपको कल क्या पढ़ाई थी, थर्ड हेडिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। जितने भी सजेशंस हम आपको दे रहे हैं या दिए गए हैं बुक में डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए और राजनीति को सुधारने के लिए, इन सभी को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कहा जाता है। और ये सभी चैलेंजेस मदद करते हैं किसमें, इन ओवरकमिंग चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। जो भी चैलेंजेस डेमोक्रेसी में हैं उन्हें ओवरकम करने में। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का कह रहा है, लॉज दैट गिव पॉलिटिकल लीडर्स इंसेंटिव्स टू डू गुड थिंग्स। ऐसे कानून जो पॉलिटिकल लीडर्स को इनाम देते हैं, इंसेंटिव का मतलब कुछ इनाम या पुरस्कार देते हैं, टू डू गुड थिंग्स, अच्छा काम करने पर, हैव मोर चांसेस ऑफ वर्किंग।
ऐसे कानून ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं जो नेताओं को अच्छा काम करने पर कुछ पुरस्कार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया और आपका चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ ही बेटा आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का सिविक्स का कोर्स वाइंड अप हो रहा है, एनुअल कोर्स वाइंड अप हो रहा है। आई होप आप तैयारी करेंगे अच्छे से, और जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं।